हियोन सियंग उक से मिलने आती है, पर सुबह तक इंतजार करने के बाद भी वो नहीं आता है। हियोन उसको बहुत बार फोन करती है पर वो फोन भी नहीं उठाता है। तभी हियोन को पार्क का कॉल आता है। वो बताता है कि हान रिवर में एक डेड बॉडी मिली है। तो हियोन जल्दी से उस जगह पर पहुंचती है। हियोन डेड बॉडी की तलाशी लेती है तो उसको आईडी कार्ड मिलता है, जिससे उसको पता चलता है कि इस बंदे का नाम डोंगसू है। डोंगसू के बॉडी पर एक टैटू होता है जो देखकर हियोन शॉक दे जाती है। फिर हमें एक साल पहले का सीन दिखाया जाता है। हियोन के डैड स्टेशन में काम कर रहे होते हैं तो उनसे मिलने हियोन आती है। वो अपने साथ कप नूडल्स लेकर आई होती है तो दोनों साथ बैठकर खाते हैं। हियोन के डैड एक केस पर काम कर रहे होते हैं। दरअसल एक होटल में काफी सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया था और उन सभी के बॉडी पर सेम टैटू था। इसी केस पर काम करते दौरान उसके डैड पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगा था और उनको नौकरी से निकाल दिया गया था। हियोन पार्क को बताती है कि उसने डेड बॉडी पर ओरियन कम्युनिटी का टैटू देखा था। ये जानकर पार्क भी हैरान रह जाता है। उसके बाद वो दोनों डोंगसू की फैमिली से मिलने आते हैं और उसकी मौत के बारे में उनको बताते हैं। डोंगसू की माँ कहती है वो पिछले साल से पूरी तरह बदल गया था। उसको जॉब ढूंढने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी और फिर अचानक उसने कहा कि वो मेडिटेशन सेंटर ज्वाइन करेगा। अरे मॉम, वो कोई मेडिटेशन सेंटर नहीं है, उसने ओरियन कम्युनिटी ज्वाइन किया था। वो लोग रिलीजन के नाम पर स्टूडेंट्स को ये कहकर फंसाते हैं कि वो एक मेडिटेशन सेंटर है और फिर उनको अपना मेंबर बना लेते हैं। हियोन उनको बताती है कि डोंगसू की मौत हान रिवर में डूब कर हुई है। ये जानकर वो दोनों शॉक दे जाते हैं। ऐसा होना इम्पॉसिबल है क्योंकि मेरा भाई सर्वाइवल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर था, जरूर उसके साथ कुछ हुआ होगा। हियोन ऑटोप्सी के लिए परमिशन मांगती है तो उसको परमिशन मिल जाता है। वही किमयुल को संगयुक की बॉडी मिलती है तो उसकी टीम आकर इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। उनको सियंग उक का सुसाइड लेटर भी मिलता है। सियंग उक के फोन में एक नंबर से कई बार कॉल आया होता है। तभी किमयुल को याद आता है कि अरे ये नंबर तो हियोन का है, जिससे वो काफी ज्यादा हैरान रह जाता है और सोच में पड़ जाता है। हियोन स्टेशन आती है तो चीफ उसको फोन करके अपने ऑफिस में बुलाते हैं। हियोन वहाँ पर आती है तो चीफ कहते हैं तुम सियंग उक को तो जानती ही होगी, क्या हाल फिलहाल में तुम उससे मिली थी? आखिर बात क्या है? उसने सुसाइड कर लिया है और लास्ट टाइम उसने जिसको कॉल किया था वो तुम हो। सियंग उक मर गया है जानकर हियोन शॉक दे जाती है। तभी वहाँ पर कमिश्नर आते हैं और पूछते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। एक कंस्ट्रक्शन साइट पर हमें एक डेड बॉडी मिली है और उसके फोन में हमें हियोन का नंबर मिला है। कमिश्नर कहते हैं क्या तुमने सियंग उक से बात की थी? आखिर क्यों? इस बार तुम्हारा क्या प्लान है? आपको कैसे पता कि वो डेड बॉडी सियंग उक की थी? मुझे रिपोर्ट किया गया था पर चीफ तो यहीं पर है और उन्होंने आपको रिपोर्ट नहीं किया था। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपको किसने रिपोर्ट किया था? तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। फिर वो किमयुल से केस के बारे में पूछते हैं। ये एक सुसाइड केस लग रहा है, हमें सुसाइड लेटर भी मिला है। अगर ऐसा है तो जल्दी से केस क्लोज कर दो। ये सुसाइड नहीं है, वो ओरियन कम्युनिटी के बारे में सब कुछ रिवील करना चाहता था, इसीलिए उसने मुझे कॉल किया था। हम दोनों मिलने वाले थे पर अब वो मर चुका है। फिर वो बार बार कमिश्नर से पूछने लगती है कि उनको किसने रिपोर्ट किया था। इससे कमिश्नर को गुस्सा आ जाता है तो वो कहते हैं जब भी ओरियन कम्युनिटी का नाम आता है तुम हमेशा ओवर रिएक्ट करती हो, इसलिए मैं तुम्हें एक हफ्ते के लिए सस्पेंड करता हूँ। तो घर पर बैठकर अच्छे से आराम करना। यीशु जब स्टेशन आता है तो हियोन को देखकर कहता है तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है, आखिर हुआ क्या है? हियोन किमयुल को छत पर जाते हुए देखती है। हम बाद में बात करते हैं, अभी मैं काफी बिजी हूँ। फिर वो छत पर आती है और किमयुल से कहती है प्लीज मुझे सुसाइड लेटर देखने दीजिए। किमयुल मना करता है तो हियोन उनसे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है और जैसे तैसे करके उसको मना लेती है। किमयुल ड्रिंक लाने चला जाता है, तब तक हियोन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखकर सभी चीजों का फोटो खींच लेती है। जिसके बाद वो नीचे आती है और पार्क से बात करती है और उन दोनों को बात करते हुए यीशु देखता है। जब पार्क अंदर आता है तो यीशु उससे पूछता है कि उन दोनों के बीच क्या बात हुई थी। पार्क कहता है हियोन को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। ये जानकर यीशु और चोई हैरान रह जाते हैं और रीजन पूछते हैं। तो पार्क कहता है तुम दोनों को ये जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि कुछ प्राइवेट मैटर है। यीशु को कोई कुछ नहीं बता रहा है तो वह सीधा कमिश्नर से ही पूछने आ जाता है। वो पहले उनका हालचाल पूछता है, फिर कहता है मैंने सुना है कि आपने हियोन को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया है। हाँ तुमने सही सुना है, क्योंकि वो बिना सोचे समझे कुछ भी कर देती है। दोनों बाप बेटी मिलकर पुलिस का नाम खराब करने पे तुले हैं। जब भी ओरियन कम्युनिटी का नाम आता है तो वो अपना आपा खो बैठती है। तो ऐसा समझो कि आराम करने के लिए मैंने उसको एक हफ्ते की छुट्टी दी है। वही हियोन उस होटल में आकर छानबीन करती है जहाँ रात को सियंग उक रुका था। फिर वो क्राइम सीन पर भी आती है और छानबीन करती है। उसके बाद वो सियंग उक की वाइफ से मिलने आती है और उससे कहती है मुझे नहीं लगता है कि सियंग उक ने सुसाइड किया है, वो रात को मुझसे मिलने वाला था। उसने बताया था कि वो ओरियन कम्युनिटी के बारे में सब कुछ रिवील कर देगा। तो क्या उसने आपके पास कुछ भी छोड़ा है जो यूजफुल हो? पर उसके पास कुछ नहीं होता है। हियोन ऑटोप्सी के लिए परमिशन मांगती है पर वो मना कर देती है। रात को हियोन घर आती है तो अपने मॉम डैड से कहती है मुझे एक हफ्ते की छुट्टी मिली है तो मैं ट्रिप पर जा रही हूँ। उसकी मॉम कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मॉम ये बहुत ही बोरिंग ट्रिप होने वाला है तो आप घर पर ही आराम करिए। फिर वो अपने कमरे में आकर उसके डैड जिस केस पर काम कर रहे थे उसका इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट पढ़ने लगती है। 26 अक्टूबर 2022 को 3 जवान लोगों ने पॉइजन खाकर एक होटल में सुसाइड कर लिया था। पुलिस को उनका सुसाइड लेटर भी मिला था और उन सभी के बॉडी पर ओरियन कम्युनिटी का टैटू था। रिपोर्ट्स में और भी काफी कुछ लिखा होता है जो हियोन काफी अच्छे से पढ़ने लगती है। वहीं यीशु घर पर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो देखता है जब हियोन के डैड उसी केस के बारे में रिपोर्टर्स को बता रहे थे और तभी उन
को रिश्वत लेने के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया गया था। वीडियो देखने के बाद यीशु मिस्टर किम को कॉल करता है। मिस्टर किम, क्या आपको ओरियन कम्युनिटी के बारे में कुछ पता है? हाँ, मैंने उसके बारे में थोड़ा बहुत सुना है। प्लीज आप सब कुछ पता करके मुझे बता दीजिएगा। मिस्टर किम यीशु के डैड के साथ ड्रिंक करने आए होते हैं। यीशु इन दिनों कैसा है? वो वापस घर में रहने आ गया है। उसको थोड़ा टाइम लगेगा पर वो समझ जाएगा। मुझे लगा था कि एक अच्छा पिता बनना आसान होगा, पर अब लगता है कि ये मेरे बस की बात ही नहीं है। आप उसको लेकर चिंता मत कीजिए। उसको अब पुलिस का काम अच्छा लगने लगा है और उसने वहाँ पर कुछ दोस्त भी बनाए हैं। ये सुनकर यीशु के डैड को थोड़ा अच्छा लगता है। हियोन उसी जगह पर आई होती है जहाँ पर पिछली बार वो यीशु को लेकर आई थी। तभी वहाँ पर यीशु आता है और साथ में कॉफी लेकर आया होता है। तुम यहाँ पर हो, इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में काफी कुछ चल रहा है। यीशु उसके पास खड़ा हो जाता है और चुपचाप वहाँ का व्यू देखने लगता है। तुम आखिर मुझसे कुछ पूछ क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि कभी कभार ना पूछना ही बेहतर होता है। क्या हुआ था वो छोड़ो, आगे क्या करने वाली हो ये बताओ। ये तो मुझे भी नहीं पता है। तुम जो भी करने का डिसाइड करोगी मैं तुम्हारी साइड ही रहूंगा। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि क्या हुआ है, तो फिर क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने डैड पर भरोसा है और मुझे तुम पर भरोसा है। हाँ, मुझे अपने डैड पर पूरा भरोसा है। मेरे डैड ओरियन कम्युनिटी के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो जरूर उन्होंने ही मेरे डैड को फंसाया होगा। पिछले 1 साल से मैं ओरियन कम्युनिटी के मैनेजर को मनाने की कोशिश कर रही थी और फाइनली वो सब कुछ रिवील करने के लिए मान गया था और फिर उसकी अचानक मौत हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए, इसलिए मैंने ट्रिप पर जाने का डिसाइड किया है ताकि अपने दिमाग को शांत कर सकूं। वहीं किम यूल चीफ के पास आता है और कहता है, मुझे सियंग उक के केस इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ और दिन चाहिए, क्योंकि पिछली बार जब मैंने जल्दी केस क्लोज कर दिया था तो मुझ पर काफी सारे आरोप लगे थे, तो इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। ठीक है, दिए तुम्हें कुछ दिन, तो अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना। रिपोर्टर गी सियोक से उसका चीफ कहता है, तुम जो आर्टिकल यीशु की मॉम पर लिखने वाले थे वो कंप्लीट हुआ कि नहीं? मैं अब वो आर्टिकल नहीं लिखने वाला हूँ, क्योंकि मैं उतना भी घटिया रिपोर्टर नहीं हूँ। अगले दिन हियोन अपना सामान वगैरह लेकर ट्रिप पर चली जाती है। वहीं यीशु स्टेशन आता है तो पार्क फोन पर बात करने के बाद कहीं जाने लगता है, तो यीशु उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। मैं डोंगसू का ऑटोप्सी रिजल्ट देखने जा रहा हूँ। पार्क के मना करने के बाद भी यीशु उसके साथ फोरेंसिक ऑफिस आता है। पार्क और जीवन एक दूसरे को देखकर काफी स्माइल करते हैं। इससे यीशु सोच में पड़ जाता है कि आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। जीवन बताती है कि डोंगसू की मौत डूबने की वजह से हुई है, पर वो हान रिवर में नहीं डूबा था। अगर वो नदी में डूबकर मरा होता तो उसके पेट में प्लैंकटन मौजूद होता, पर हमें उसके पेट में कुछ नहीं मिला। उसको किसी और जगह पर डुबाया गया था, फिर उसकी बॉडी को रिवर में फेंक दिया गया था। यीशु उसकी बॉडी पर टैटू देखता है तो कहता है, अरे ये तो ओरियन कम्युनिटी का टैटू है। तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? मैंने खुद से पता लगाया है, क्योंकि तुम लोग मुझसे कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते हो। फिर जब वो दोनों जा रहे होते हैं तो यीशु कहता है, चलो अब से हम हर इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। ये केस दूसरे केसेस की तरह नहीं है, तो तुम इससे दूर ही रहो। हियोन के डैड की इज्जत इस केस पर डिपेंड है और साथ ही हमें उस कल्ट लीडर को भी पकड़ना है जिसने इनोसेंट लोगों को मारा है। इस केस को सॉल्व करने के लिए मेरे पास जो कुछ भी मौजूद है मैं उन सब चीजों का इस्तेमाल करूंगा, चाहे तुम इस केस में मेरी मदद करो या फिर नहीं। किम यूल उस होटल में आता है जहाँ पर सियंग उक रुका था। वो कहता है, मुझे यहाँ का सीसीटीवी फुटेज देखना है। मैनेजर उसको बताती है कि यहाँ पर एक फीमेल डिटेक्टिव भी आई थी और उसने भी फुटेज देखा था। ये जानकर वो समझ जाता है कि जरूर वो हियोन होगी, क्योंकि उसको पता है कि हियोन शांत बैठने वालों में से नहीं है। वहीं स्टेशन में वो तीनों केस पर काम कर रहे होते हैं तो यीशु कहता है, एक ही दिन में 2 लोग मर गए जो कि ओरियन कम्युनिटी के लिए काम करते थे। सियंग उक ओरियन कम्युनिटी का मैनेजर था और काफी इंपॉर्टेंट पर्सन था। वही डोंगसू GY मेडिटेशन सेंटर का मैनेजर था जो कि ओरियन कम्युनिटी के अंडर ही आता है। डोंगसू नए नए मेंबर्स को रिक्रूट करता था। इस कम्युनिटी के अंदर जरूर कुछ तो चल रहा था। तभी वहाँ पर किम यूल आता है और कहता है, तुम लोग डोंगसू का केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हो ना? आखिर बात क्या है? डोंगसू और सियंग उक के बीच मैसेज के थ्रू टेलीग्राम पर बात हुई थी, तो फिलहाल हम उन मैसेजेस को एनालाइज कर रहे हैं। वैसे डोंगसू की मौत का कारण क्या है? तो जीवो ने जो कुछ भी बताया था पार्क किम यूल को बताता है। सियंग उक की मौत कैसे हुई थी? वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर बिल्डिंग से कूदा था। हमें उसका सुसाइड नोट मिला है जो कि उसके पॉकेट में था। जिस होटल में वो रुका था हमें वहाँ का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। वो लोग फुटेज देखते हैं तो उनको पता चलता है कि एक गाड़ी में कुछ लोग आए थे जो सियंग उक को पकड़ना चाहते थे। ये जो गाड़ी है वो ओरियन कम्युनिटी का ही है। इन्हीं लोगों ने सियंग उक को मारा है। इस फुटेज से हम ये प्रूव नहीं कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि हियोन भी ये फुटेज चेक करने होटल गई थी। तो क्या तुम्हें पता है कि इस वक्त हियोन कहाँ पर है? पार्क हियोन को कॉल करता है पर कॉल नहीं लगता है, तो यीशु उनको बताता है कि हियोन ट्रिप पर गई है। यीशु सियंग उक के सुसाइड लेटर को अच्छे से देखने लगता है ताकि पता कर सके कि इस लेटर में कोई सीक्रेट मैसेज तो नहीं छुपा है। और काफी ज्यादा सोचने के बाद यीशु पता कर लेता है। लेटर में सीक्रेटली लिखा होता है, मेरा ऑटोप्सी करो। जिसके बाद पार्क और किम यूल सियंग उक की वाइफ से मिलने आते हैं। सीसीटीवी फुटेज में जो लोग सियंग उक को पकड़ने आए थे उसको उनका फोटो दिखाते हैं और पूछते हैं कि क्या वो इन लोगों को जानती है, पर वो कुछ भी नहीं बोलती है। हो सकता है कि इन्हीं लोगों ने आपके पति को मारा हो। आपके पति ने सुसाइड लेटर में सीक्रेट मैसेज छोड़ा था कि उनका ऑटोप्सी किया जाए, तो प्लीज हमें ऑटोप्सी का परमिशन दे दीजिए। लगता है कि आपको ओरियन कम्युनिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। कम्युनिटी के किसी भी मेंबर की बॉडी पर कट नहीं लगाया जाता है, यही रूल है। इसलिए मैं आपको परमिशन नहीं दे सकती, क्योंकि मैं भी उस कम्युनिटी की मेंबर हूँ। क्या आप अपराधी को
पकड़ना नहीं चाहती है, पर वो कोई जवाब नहीं देती है। वहीं ईसु अपने घर पर ओरियन कम्युनिटी के बारे में रिसर्च कर रहा होता है। तभी उससे मिलने मिस्टर किम आते हैं। क्या आपको कुछ पता चला? उस कम्युनिटी में बोरी नाम का एक आदमी है जो आजकल यंग लोगों में काफी पॉपुलर है। मैं इस आदमी से कैसे मिल सकता हूँ? उससे मिलने के लिए 100 मिलियन वॉन पे करना पड़ता है। इतने पैसे कौन लेता है? आखिर ये बोरी है कौन? उसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता है, यहाँ तक कि लोग उसका असली नाम भी नहीं जानते हैं। ओरियन कम्युनिटी को स्टार्ट हुए 5 साल हो चुके हैं, पर इस दौरान कम्युनिटी के बहुत सारे मेंबर्स ने सुसाइड किया है। ये केस काफी डेंजरस लग रहा है, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इस केस पर काम करें। अरे आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होने वाला। उसके अगले दिन ईसु ओरियन कम्युनिटी आता है। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, क्या कोई बताएगा कि यहाँ बोरी नाम का आदमी कौन है? तभी वैन से कम्युनिटी में कुछ नए मेंबर्स को लाया जाता है। हम हियोन को देखते हैं जो कि अपना भेष बदलकर न्यू मेंबर बनकर आई है। एक आदमी ईसु के पास आता है और कहता है, मैं हूँ बोरी, बताइए क्या काम है? एक कल्ट लीडर के लिए तुम काफी यंग और हैंडसम नहीं हो? मुझे तुमसे बात करनी है और इस कम्युनिटी के बारे में काफी कुछ जानना है। वही कम्युनिटी की मैनेजर सभी न्यू मेंबर्स को उनका रूम दिखाती है और सभी को कपड़े चेंज करके एक रूम में आने को कहती है। हियोन की रूममेट सोहा नाम की लड़की होती है। बोरी ईसु को अपने ऑफिस में लेकर आता है। तुम यहीं पर इंतजार करो, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। बोरी चला जाता है तो ईसु उसके ऑफिस को अच्छे से देखने लगता है। एक बंदा आकर बोरी को फोन देता है क्योंकि किसी का कॉल आया होता है। बोरी कहता है ईसु यहाँ पर आया है। वही मैनेजर सभी न्यू मेंबर से उनका फोन ले लेती है और एक बॉक्स में रखकर लॉक कर देती है। फिर उन सभी को एक पेपर देती है और उसमें अपना दुख, दर्द, तकलीफें लिखने को कहती है और बोरी उन सब का जवाब देगा। सोहा नाम की लड़की लिखती है, मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, प्लीज मुझे जवाब दीजिए। बोरी प्लीज इस बार मुझे सिलेक्ट कर लीजिए। हियोन अपने अगल बगल देख रही होती है कि लोग क्या लिख रहे हैं। तभी हियोन देखती है कि मैनेजर उसको ही देख रही है तो वो भी लिखने लगती है। वही बोरी ईसु को चाय पीने के लिए देता है पर वो नहीं पीता है। मुझे कॉफी पसंद है और क्या पता तुमने इस चाय में कुछ मिलाया हो। सियांग उक मर गया है, तुम्हें तो पता ही होगा। हाँ मैंने सुना था। आखिर क्यों यहाँ के इतने सारे मेंबर्स सुसाइड कर लेते हैं? क्योंकि उनको मुझे लेकर गलतफहमी है। इस दुनिया में स्पेशल लोग एग्जिस्ट करते हैं और उनमें से मैं भी एक हूँ। मैंने जिंदगी और मौत के बीच का सच समझ लिया है। मैं अनाथ आश्रम में पला बड़ा था। मुझे उन लोगों से बहुत ज्यादा जलन होती थी जिनके पास उसके माँ बाप थे। 18 साल का होने के बाद सबको अनाथ आश्रम छोड़ना पड़ता है। मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने लगा था। वहाँ काम करते करते मेरे मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न होने लगे थे। आखिर मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है? मुझे अमीर बनना है। अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे तभी मैं खुश रह पाऊंगा। अमीर बनने के चक्कर में मेरी जिंदगी की और ज्यादा लग गई। मैं बहुत ज्यादा कर्जे में डूब गया और मुझे रेंट हाउस से भी निकाल दिया गया। मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई थी तो मैं मरने के बारे में सोच रहा था और तभी मेरे साथ एक हादसा हो गया था। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं इससे पहले 4 जिंदगी जी चुका हूँ। 1443 में मैं एक लोहार था, 1866 में एक सैनिक, 1932 में एक पियानिस्ट और 1967 में एक इंजीनियर। सभी को लगा था कि मैं मर जाऊंगा पर मैं बच गया। इसलिए मैंने जीने का डिसाइड किया ताकि अपने इस रियलाइजेशन को पूरी दुनिया में फैला सकूं। जो लोग उम्मीद खो चुके हैं मैं उनको अगली जिंदगी के बारे में बताता हूँ, पर कुछ लोग इसे गलत समझ लेते हैं और अगली जिंदगी के लिए सुसाइड कर लेते हैं। अरे यार तुम्हारी स्टोरी कितनी बोरिंग है, मुझे ऑलमोस्ट नींद आ गई थी। ये सुनकर थोड़ा अच्छा लगा कि तुम खुद को भगवान नहीं समझते हो, पर मुझे लगता है कि तुम्हारी ये कहानी बहुत ही बकवास और झूठी है। मिस्टर ईसु तुम अपनी दूसरी जिंदगी जी रहे हो। अरे बस करो यार, इसके बारे में और बात नहीं करते हैं। जब तुम छोटे थे तुमने अपनी मॉम को खो दिया था। वो बहुत ही नेक दिल औरत थी पर उन्होंने सुसाइड कर लिया था। ईसु काफी शॉक्ड जाता है कि इसको ये सब कैसे पता। क्या तुम अपनी मॉम को मिस नहीं करते हो? वो ऑलरेडी इस वक्त अपनी अगली जिंदगी जी रही है। लगता है तुम्हें सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। कैसा रहेगा कि तुम यहाँ पर रुक कर सब कुछ अच्छे से जानो। तो ईसु इसके बारे में सोचने लगता है। रात को कम्युनिटी के सभी मेंबर से डिनर कर रहे होते हैं तो हियोन दूसरे मेंबर से पूछती है, मुझे इस जगह के बारे में मैनेजर डोंगसू ने बताया था पर मैंने उनको यहाँ पर देखा ही नहीं है। एक लड़की कहती है उनको बोरी ने बुलाया था तो वो उनसे मिलने उनके प्राइवेट रेसिडेंस में गए थे। तब से ही मैंने उनको नहीं देखा है। उनका लगेज अब भी उनके रूम में मौजूद है। जरूर वो बहुत जरूरी काम में बिजी होंगे। वैसे मैं बोरी से कैसे मिल सकती हूँ? तुम यहाँ पर पहली बार आई हो, सही कहा ना? सोहा का ये तीसरी बार है पर वो अब तक उनसे नहीं मिल पाई है। ओ अच्छा ऐसी बात है क्या? हियोन पूछताछ कर रही है। मैनेजर देख लेती है तो उसको शक होने लगता है। हियोन जब सोने आती है तो वो सोहा से पूछती है कि वो यहाँ कैसे आई। मेरे पिता लोन शार्क से पैसे उधार लेने के बाद मिसिंग है। मेरी मॉम और मैंने उधार चुकता करने के लिए बहुत कुछ किया पर अब तक चुका नहीं पाए हैं। हर दिन मेरे मन में मरने का ख्याल आता रहता था पर फिर मुझे बोरी के बारे में पता चला। अगर मैं अगले जन्म में अमीर परिवार में पैदा हो सकती हूँ तो मैं कभी भी मरने के लिए तैयार हूँ। मुझे मरने का डर नहीं है, जीने में डर लग रहा है। उन्होंने कहा था कि अगले जन्म के लिए मुझे कुछ देना होगा तो मैंने बहुत सारे पैसे उधार ले लिए हैं पर बोरी की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। हियोन को समझ आने लगता है कि यहाँ कुछ तो झोल चल रहा है। तो रात को सबके सोने के बाद हियोन छिप कर बोरी के ऑफिस में आती है और छानबीन करने लगती है। वो कई जगहों पर कैमरा भी छुपा देती है। तभी हियोन को रियलाइज होता है कि कोई अंदर आ रहा है तो वो छिप जाती है और जब वो बंदा अंदर आता है तो हियोन उस पर हमला कर देती है पर वो बंदा ईसु होता है। एक दूसरे को देखकर वो दोनों शॉक्ड जाते हैं। ईसु तुम यहाँ पर
क्या कर रहे हो? पहले मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो ट्रिप पर गई थी ना। वही मैनेजर रूम चेक करने आती है तो उसको पता चल जाता है कि हियोन अपने कमरे में नहीं है। मुझे जानना था कि ये बोरी कौन है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तो क्या तुम उससे मिले? हाँ मिला था, पर मैंने तो सुना था कि उससे मिलने के लिए लेवल अप करना पड़ता है। अरे तुम जानती ही हो कि मैं ऑलरेडी हाई लेवल पर पैदा हुआ था। तुम दोनों के बीच क्या बात हुई थी? उसने कुछ बहुत ही बकवास मन घड़त कहानी बताई थी, पर इस वक्त वो इम्पोर्टेंट नहीं है। डोंगसू की मौत नदी में नहीं हुई थी, उसको पहले कहीं पर डुबाया गया था, फिर उसको नदी में फेंक दिया गया था। तुमने सही कहा और मुझे लगता है कि मर्डर यहीं पर हुआ था। वहीं दूसरी तरफ बोरी कमिश्नर से मिलने आता है और पूछता है कि सियांग ओक का क्या हुआ। उसे सुसाइड मानकर केस क्लोज कर दिया जाएगा। वैसे क्या मैं पूछ सकता हूँ कि उसके साथ ऐसा क्यों किया? वो बहुत ज्यादा लालची हो गया था। मैंने उसको वार्न किया था पर उसने मेरी बात नहीं मानी। तुमने ईसु के साथ क्या किया? मैंने उसको जाल में फंसाने के लिए उसकी मॉम के बारे में बताया था और लगता है कि काम बन जाएगा। वो कम्युनिटी में रुक गया है। मुझे एक चीज काफी परेशान कर रही है। वो बोरी को हियोन का फोटो और इन्फॉर्मेशन देता है। ये हियांग जुन की बेटी है। मैंने उसको सियांग ओक के केस से दूर कर दिया है, पर इस वक्त वो कहाँ पर है पता नहीं चल पा रहा है। बोरी कमिश्नर को ब्रीफ केस देता है जिसमें शायद पैसे होंगे। वही हियोन कहती है तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ, ये जगह बहुत डेंजरस है। ये लोग अमीर और पावरफुल लोगों पर भी दया नहीं दिखाते हैं। तो ऐसी डेंजरस जगह पर तुम अकेले क्यों आ गई? क्या तुम्हें अपनी टीम पर भरोसा नहीं है? ऐसी बात नहीं है, मैं बस किसी को भी खतरे में नहीं डालना चाहती थी। तभी उन्हें किसी के चलने की आवाज आती है। वो समझ जाते हैं कि कोई इस रूम में आ रहा है, जिससे वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि कहीं वो पकड़े न जाए। और यहीं पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।